मैं हूं पंकज शुक्ला और आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जेई मेंस का एग्जाम भारत में आईआईटी और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है। तो आज हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे करना चाहिए, क्या तरीका है कि अच्छे से अच्छी रैंक आ सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि कोचिंग करें या ना करें। तो ज़्यादातर बच्चे जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वो क्लास 11 में जाते समय शुरू कर देते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन क्या आप कोचिंग और स्कूल दोनों एक साथ मैनेज कर सकते हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप दोनों एक साथ मैनेज कर सकते हैं तभी आप कोचिंग करें, पर मेरी आपको सलाह होगी कि आप स्कूल किसी भी हालत में मत छोड़ें। स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। तो आप किसी भी डमी स्कूल को ना प्रेफर करें, बल्कि आप किसी प्रॉपर स्कूल में जाएं और वहां पर अपनी स्कूलिंग क्लास 11 और 12 के साथ करें। बहुत सारी कोचिंग्स स्कूल के बाद के टाइम में चलती हैं, जैसे शाम को 5 से 9 या 4 से 8 इस तरीके की टाइमिंग पर। अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तभी आप कोचिंग करें। अगर आप वो मैनेज नहीं कर पाते हैं और स्कूल के बर्डन को ही पूरा करने में आपका सारा समय चला जाता है, तो मेरी सलाह होगी कि आप शुरुआत में 11 और 12th में कोचिंग ना करें। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में प्रश्न आएगा कि अगर हम कोचिंग नहीं करेंगे तो हमारा इंजीनियरिंग में कैसे सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है, जेई मेंस की परीक्षा होती है, उसमें जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आती है वो ज्यादातर एनसीईआरटी की लेवल की आती है। एनसीईआरटी की आप 11 और 12 की किताब को अगर ठीक से पढ़ते हैं, उसके पीछे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को और एग्जाम्पल्स को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपका स्कोर मेंस में, जेई मेंस में काफी अच्छा आएगा बिना किसी कोचिंग के। अब क्या करना है? सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स चैप्टर को पढ़ाते समय दिए गए हैं उनको आप ठीक से लगाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक से क्लियर करिए और पीछे के सारे सवाल को लगाइए। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, आपको जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जो भी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उस चैप्टर से संबंधित हैं उनको भी साथ साथ में लगाते चलें, उनकी प्रैक्टिस कर लें। ये दूसरी चीज हो गई। अगर आप ये दोनों चीज पूरे सिलेबस के साथ पूरे 2 साल तक लगातार करते हैं तो आपकी जेई मेंस में काफी अच्छी स्कोर आएगी। 95 परसेंटाइल से तो निश्चित रूप से आपका स्कोर ऊपर आएगा बिना किसी कोचिंग के। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप चैप्टर के एग्जाम्पल्स और पीछे के सवालों को लगाएं। नंबर 2, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या कहीं से क्वेश्चन बैंक की किताबें लें और चैप्टर वाइज उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, नोट्स कैसे बनाएं। आप जब कोचिंग की नोट्स, सॉरी, जब आप जेई मेंस की नोट्स बना रहे हैं तब आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप चैप्टर के बेसिक फार्मूलाज को लिख लें। इसके अलावा आप उस चैप्टर्स के जो कठिन क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लिखें और उनको सॉल्व करें, तथा उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको भी मेंशन करें। तो क्लैरिटी हो गई। आपने क्या किया? आपने कठिन क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस का केवल नोट्स बनाया है ताकि आप एग्जाम के समय सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकें जो टफ क्वेश्चंस हैं, और आसान क्वेश्चंस तो आप नेचुरली लगा लेंगे। तो अगर आप जेई मेंस का नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ टफ क्वेश्चंस का हर चैप्टर का नोट्स बनाएं और उस टफ क्वेश्चंस को लगाने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है उन कॉन्सेप्ट्स को एक सर्कल में मेंशन करके उसमें वो कॉन्सेप्ट या वो फार्मूला या वो लॉजिक या वो एनालिसिस मेंशन कर दें जिससे उस क्वेश्चंस का रिस्पांस आया है। तो इससे आपको बहुत मदद हो जाएगी। अगली चीज, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कोई पेपर लगा रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं या किसी चैप्टर की प्रॉब्लम बाद में रिपीट करके सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप उसके सॉल्यूशन को तुरंत मत देखिए। आप सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को जाकर के दोबारा पढ़िए,
उसके 2-4 दूसरे सवालों को दोबारा लगाइए, एग्जाम्पल्स को लगाइए और फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर फिर भी नहीं लगता है, तभी सॉल्यूशन को देखिए। अगर आप इमीडिएटली सॉल्यूशन को देख लेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हम जेईई मेंस की तैयारी घर पर बैठकर और स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई कर कर बहुत आसानी से कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपके दिमाग में कोई अच्छी कोचिंग है, तो आप वो कोचिंग कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी तैयारी और बेहतर भी हो सकती है, लेकिन आप उसकी बर्डन को मत लीजिए और टाइम को ठीक से मैनेज कर पाइए। ये देखिए कि क्या आपकी ये क्षमता है कि आप क्लास 11 के नॉर्मल सिलेबस के साथ कोचिंग की जो पढ़ाई है वो तैयारी साथ में आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे उस क्षमता के होते हैं। किन कौन से बच्चे होते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि वो बच्चे जिनके मैथमेटिक्स में क्लास 10 में 98 मार्क्स आ जाते हैं, 97 मार्क्स आ जाते हैं, साइंस में 97 98 मार्क्स आ जाते हैं आसानी से, बहुत मेहनत किए बिना। वो बच्चे जिनका आईक्यू बेहतर है, उन बच्चों के लिए कोचिंग साथ में मैनेज करना पॉसिबल होगा। पर अगर आपके हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स आते हैं, साइंस में 80 मार्क्स आते हैं, तो आपके लिए कोचिंग करना के साथ स्कूल को मैनेज करना डिफिकल्ट होगा और आप थोड़ा-थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। अब मान लीजिए कि आप कोचिंग करते हैं, तो वहां पर क्या सिचुएशन होगी, उसको 2 मिनट के लिए समझते हैं। कोचिंग में क्या होता है कि आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जाएगा और शुरुआत में जो टीचर होता है वो धीरे-धीरे पढ़ाता है और वो हाई स्कूल के बाद की चीज जस्ट होती है, इसलिए आपको आसानी से समझ में भी आ जाती है और वो सिंपल होता है और वो स्लो स्पीड से पढ़ाता है। और जो वो टेस्ट लेता है, वीकली टेस्ट या 15 दिन पर जो टेस्ट लिए जाते हैं कोचिंग में, वो भी आसान कैटेगरी के होते हैं शुरुआत में, इसलिए आपके मार्क्स वहां पर अच्छे आ जाते हैं। अब जैसे वहां पर आपने परीक्षा दी और आपके मार्क्स वहां पर आ गए, मान लीजिए 200 नंबर की परीक्षा है और आपके मार्क्स आ गए 150, तो आपको लगता है कि मेरे तो 75% मार्क्स आ गए। पर होगा क्या कि पहले और दूसरे टेस्ट के बाद ये मार्क्स गिरना शुरू हो जाएंगे। और क्यों गिरने लगेंगे? 2 रीजन से। एक तो सिलेबस बड़ा होता जाएगा और पूरे सिलेबस से धीरे-धीरे क्वेश्चंस पूछे जाने लगेंगे, यानी जहां तक पढ़ाया है वहां तक। इसलिए आपका वो पूरा तैयार ठीक से होगा नहीं, तो आपके मार्क्स गिरने लगेंगे। और दूसरा, सिलेबस कठिन भी होता जाएगा और टीचर सिलेबस को पूरा करने के लिए स्पीड से पढ़ाएंगे, तो इस वजह से भी आपके मार्क्स गिरने लगेंगे। तो आप ज्यादातर बच्चे क्या पाओगे कि आपके मार्क्स जो पहले और दूसरे टेस्ट में आए थे, मान लो उदाहरण के लिए कि 300 में 150, 300 में 150 मार्क्स आए थे, तो बाद में वो मार्क्स गिर करके 120, 110, फिर 90, फिर 70, इस तरह से बहुत तेजी से ड्रेस्टिकली गिरने लगेंगे। आप पाओगे कि दिसंबर आते आते आपके मार्क्स 300 में 70 80 रह गए, जिन्होंने 150 पे स्टार्ट किया था। वो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत नहीं गिर रहे हैं और लगातार अच्छा मार्क्स वो मेंटेन कर रहे हैं, 180 200 मार्क्स मेंटेन कर रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। वो बच्चों का आईक्यू अच्छा है, उनकी तैयारी अच्छी है और वो चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं और ऐसे बच्चे नेचुरली हर एक कोचिंग में होंगे। राइट, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे मीडियोकर हैं और फिर भी वो जेईई मेंस की परीक्षा में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं। उन सभी बच्चों को मेरा सुझाव है कि या तो आप कोचिंग के उसमें ना पढ़ें, अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके मार्क्स धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे और आपके लिए उस मार्क्स को सिर्फ रोक लेना बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। यानी अगर आप हर एक टेस्ट में 300 में 150 150 150 यही मार्क्स लाते चले जाएं या इसके आसपास के मार्क्स भी लाते चले जाएं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप इसको कम मत मानिए। तो आपके पहले दूसरे टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे, तीसरे टेस्ट में उससे कम आएंगे और चौथे में उससे कम। और आप कोशिश करिए कि जो मार्क्स आपके चौथे पांचवें टेस्ट में आए हैं, चाहे वो 120 हो, चाहे 130 हो, चाहे 150 हो, वहां पर आप उसको स्टेबलाइज कर पाए। अगर आप वहां पर उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, और वो स्टेबलाइजेशन के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उतना आसान नहीं होगा स्टेबलाइज करना, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा हो जाएगा और टीचर आपको तेजी से चीजों को पढ़ाएगा, इसलिए उसको स्टेबलाइज करना इतना आसान नहीं होगा।
पर बहुत सारे बच्चे अपनी मेहनत से और बिना फ्रस्ट्रेट हुए, मोटिवेट करके अपने आप को और मेहनत करते हुए अपने मार्क्स को उस रेंज में, जो नीचे की रेंज है, वहीं पर अगर स्टेबलाइज कर जाते हैं और पूरे 11th और 12th की तैयारी में उस मार्क्स को टेस्ट में स्टेबलाइज कर पाते हैं, वो बच्चे जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे। इस वजह से, क्योंकि जब वो उस मार्क्स को स्टेबलाइज कर ले जाते हैं तो इसका मतलब एक बेस बिल्डिंग हो चुकी है, एक ठीक ठाक तैयारी हो चुकी है, अब यहां से ग्रोथ आएगी। तो या तो वो बच्चे 12 के बाद अगर एक साल तैयारी कर लेते हैं तो वहां पर बहुत अच्छी रैंक ले आ सकते हैं, या इवन 12 में जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ 2 महीने में वो काफी सारा मोमेंटम एक्वायर कर सकते हैं जेई मेंस की में अच्छा स्कोर लाने के लिए, क्योंकि उनकी बेस बिल्डिंग हो चुकी है। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपके तीसरे, चौथे, पांचवें टेस्ट से मार्क्स कम आने लगे तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग करने जा रहे हैं। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनको 11th 12th के हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, एग्जाम्पल्स को ठीक से समझना है, पीछे के क्वेश्चन लगाने हैं और हर एक चैप्टर के लिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए कोई किताब खरीदनी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो और कुछ क्वेश्चन बैंक हो। उसको थोड़ा थोड़ा जितना दिन में संभव हो उतने कुछ क्वेश्चंस उस चैप्टर के लगाएं, उनकी प्रैक्टिस करें और साथ में जो उसमें से आपको टफ क्वेश्चन लगे उनकी एक नोट्स बना करके उनके कॉन्सेप्ट्स को लिख लें। इस तरह से अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, दोनों तरह के लोग, जो कोचिंग वाले हैं और जो बिना कोचिंग वाले हैं, दोनों के अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाता है, आपके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग नहीं भी करते हैं पर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते रहते हैं और सवाल को समझते रहते हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझते रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी अर्जित करेंगे। नोट्स मैंने आपको बना ही दिया कि कैसे करना है, टफ क्वेश्चंस का नोट बनाना है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया हो गया कि कैसे कोई भी बच्चा जेईई मेंस की तैयारी कर सकता है, बिना कोचिंग के भी और कोचिंग की सहायता से भी। कोचिंग, लेकिन मेरी एडवाइस है, सिर्फ वही बच्चे करें जिन बच्चों के पास दोनों को, स्कूल को और कोचिंग दोनों को मैनेज करने की कैपेबिलिटी हो। आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपके पास थोड़ी कम कैपेबिलिटी है। थोड़ी कम कैपेबिलिटी से भी हम बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं, उन लोगों से भी अच्छा जो ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि हार्ड वर्क और एफर्ट और कंटिन्यूअस लगे रहना आपको आगे लेकर के जाएगा। तो अगर आप मैनेज कर पाए तो कोचिंग करें, अगर आप मैनेज ना कर पाए तो आप सिर्फ स्कूल करें और स्कूल के साथ साथ आप इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं केवल क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस के द्वारा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के द्वारा और अच्छे नोट्स बना करके टफ क्वेश्चंस के द्वारा, जिनको बार बार रिपीट कर सकते हैं। एक आखिरी बात, जितने भी सब्जेक्ट दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इन सभी सब्जेक्ट्स की खासियत क्या होती है कि इसमें जब आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे और आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो बहुत बार इसका कारण ये होगा कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जिस नॉलेज की जरूरत है वो चैप्टर 7 में पढ़ाया जा रहा है, यानी वहां पर चैप्टर 7 में उसको विस्तार से बताया जा रहा है, पर यहां पर कुछ समराइज फॉर्म में दे दिया गया है, इसलिए आपको इसकी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरी आप लोगों को यह सलाह है कि आप हमेशा कोई भी किताब, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मिनिमम 2 बार पढ़ें। 2 पास सिस्टम मैं इसको बोलता हूं। पहला पास जब आप पढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, पर जब आप वापस आकर के दोबारा पढ़ते हैं तो हर एक चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि किताब सर्कुलर मैनर में लिखी नहीं जा सकती, वो लीनियर है, यानी पहले पहला चैप्टर आएगा फिर 7th, पर पहले चैप्टर के संपूर्ण नॉलेज के लिए 7 चैप्टर की कुछ छोटी बात की यहां भी जरूरत पड़ती है, पर उस चीज को हम 7 चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट यहां क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जब आप 2 पास में पढ़ते हैं, यानी पहला पास पूरा कवर कर दिया और फिर दोबारा से उसको पढ़ा, तो आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाती है। तो मिनिमम 2 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा।
जो सब्जेक्ट लॉजिकल होते हैं उनको मिनिमम 2 टाइम्स पढ़ना पड़ता है, और जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपको थोड़ी मेमोरी की ज़रूरत होती है, वैसे तो सारे सब्जेक्ट लॉजिकल होते हैं, पर फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ी मेमोरी की ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री, उसको आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप मैथ को सिर्फ 2 बार रिपीट करके काम चला सकते हैं, फिज़िक्स को भी आप 2 बार रिपीट करके काम चला सकते हैं, केमिस्ट्री को आप 3 बार पढ़िए, ताकि जो इक्वेशंस हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डेफिनीशंस हैं, जो टर्मिनोलॉजीज है, उनकी आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। सो आई होप ये उन बच्चों को हेल्प करेगा जो जेई मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं। लास्ट चीज, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाइए। किसी दूसरे के हिसाब से अपना प्लान मत बनाइए, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना प्लान बनाइए।